दोनों के सामने सवाल रखता हूँ। हमारी पोजीशन ज़रा डिफरेंट है। आई अंडरस्टैंड कि हम वी आर इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ थिंग्स, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भी हम बहुत सारी लॉबीज़ का भी मुकाबला कर रहे हैं और साथ में डायलॉग प्रोसेस और ख़ुद अपने इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, हमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं हमारे बड़े सीरियस। लेकिन ये जो प्रॉक्सी वाला मसला है, बाबुल मंदब वाला भी अब जैसे खुल गया, और अगर जस्ट इन केस यहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती है तो ये ईरान के लिए फिर कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि एक तरफ ज़ाहिर है कतर भी मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, और फिर ये अगर इस तरह की प्रॉक्सीज एक्टिवेट होती हैं दोबारा से, सो ईरान के लिए ख़ुद कितना फिर ये डिफ़िकल्ट होगा कि वो सपोर्ट जो आज वो गेन करके बैठा हुआ है वो आगे उसको मेंटेन कर सके। फर्स्ट चिश्ती साहब आप, और फिर ब्रिगेड साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा जब जो ओरिजिनल सिनर इसमें कौन है, वो इजरायलीज और अमेरिकन थे जिन्होंने ये अटैक किया। नाहक ऑफ कोर्स आयतुल्ला खamenei साहब को ऑफ कोर्स उन्होंने शहीद किया, और उसके बाद जो स्कूल पे अटैक किया, इस पे दो राय नहीं है। लेकिन जब उसी फिर ईरान मुल्क ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए MOU पे साइन किया, और हमारा ऑफ कोर्स हमने ईरान को समझाया कि GCC पे जो आपका जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स जितना हम समझा पाए सऊदी अरेबिया पे जिसके साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट था, हमने रुकवा दिया। MOU जब उन्होंने साइन कर लिया तो स्लेट क्लीन हो गई, देखिए। और उसके बाद जो फिर ईरानी अटैक ऑन दो जो मर्चेंट शिप्स पे था वो बिल्कुल नाजायज था, और ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान ने भी उसको उसे कंडेम किया। वो सऊदी और कतरी शिप्स थे, किसी भी मर्चेंट शिप पे अटैक जो सिविलियन है नेचर पे आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो गलतियां हुई और जो गलतियों पे गलतियां हो रही हैं वो ईरान से हुई, और फिर अमेरिकन ने उसका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स दिया। मेरे ख्याल से उसे रुकना चाहिए था, और उन्हें मीडिएटर्स और फैसिलिटेटर्स के साथ कोई ना कोई मैकेनिज्म्स क्रिएट कर लेना चाहिए था। आर्टिकल 5 पे बात हुई। मैं ब्रिगेड साहब मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ, ये आपने देखा होगा, आपकी नॉलेज में होगा कि जो इजरायली और अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं दे आर माउंटिंग प्रेशर ऑन गल्फ कंट्रीज एज वेल कि वो डायरेक्ट जो है इतना डैमेजेस लेने के बावजूद, इतना ब्रंट लेने के बावजूद, प्रेशर लेने के बावजूद, लॉसेस लेने के बावजूद इस कन्फ्रंटेशन में नहीं आ रहे। सो ये उनके लिए जो मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ आपने से जो कि कितना मुमकिन रह सकेगा कि वो इसको डिटैच रह के चीज़ों को हल कर सकें या डिप्लोमेसी पे ही रिलाई कर सकें। खलीजी ममालिक 90% they will never retaliate, let me tell you. They know it is going to be self-destroying. अगर ईरान जाके उनके डीसैलिनेशन पॉइंट पे चला जाता है और उनके जो ऑयल फील्ड्स हैं और गैस फील्ड पे चला जाता है, व्हाट इज लेफ्ट इन खलीजी ममालिक के अंदर। लाइकवाइज अमेरिकन जाके ईरान को उड़ा देते हैं इन चीज़ों के अंदर, तो व्हाट इज लेफ्ट इन ये मिडिल ईस्ट में क्या रह जाता है? रेट्स, नथिंग एल्स। एंड हु इज द बेनिफिशियरी? इजराइल। उसका ग्रेटर इजराइल का खाप हो रहा है, यही तो वो चाहता है। इसलिए तो अमेरिकन जाके उनकी अभी डीनेस्टिलेशन पर हाउ लॉन्ग दे कैन अवॉइड इट, अवर्ट, और वो कितना इससे एब्सटेन कर सकते हैं? देखिए इसको दुनिया नहीं करने दी ना, ये खलीजी ममालिक का इतना प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। ओके, वी डोंट वांट वॉर, सो दिस इज नॉट गोना हैपन। आप इसको ऑप्शन नहीं समझते, ये तो नहीं होने वाला। नहीं, मैं कहता हूँ लड़ाई मेरे हिसाब से तो मैं फील के लड़ाई नहीं होगी। दुनिया ही जब नहीं चाहती एक मुल्क के लिए, तो अमेरिकन जूत भी इजराइल के खिलाफ हो गई है, अमेरिकन पब्लिक खराब हो गई। $4 का वहाँ पर आपको ऑयल गैस भी नहीं शुरू हो गई है। जी वो तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम डिस्कस करें, मगर आपको लगता नहीं है कि ये होगा? यू डोंट थिंक सो? नो, ठीक। ये 10 दिन की सीज़फायर जो है ना, ये अभी सबसे बड़ा सीज़फायर हो जाती है, दैट मीन ईरान को इसके बाद रिस्ट्रेन शो करना है, नो प्रोवोकेशन। अगर वो करते, वो चाहेंगे आपको और प्रोवोक करें, डोंट फॉल इन दैट। ठीक, अभी तो अब्बासी साहब थोड़ा सा देखें, मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा लाइटर नोट पे कर दूं। ईरान इज नॉट अटैकिंग इजराइल, तो हमें तो लग रहा है कि ऑफ कोर्स अरबों से ज्यादा जो है सेफ जो है GCC वो इजराइल बन गया है। तो अब देखना पड़ेगा कि उनकी पॉलिसीज क्या हैं। हमें देखना पड़ेगा कि मोसाद की पेनिट्रेशन उनकी फोर्सेस में बहुत ज्यादा है, और जो डिस्कनेक्ट की बात कर रहे थे हारिस साहब, ऑफ कोर्स हमें तो बाज़ वक्त ये भी लगता है कि ऑफ कोर्स कोई कन्वर्जेंस तो नहीं है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ईरान को भी देखना पड़ेगा। देखिए इजराइल और रीजनल सिनर है, अमेरिकन बदमाशी करते हैं, लेकिन ईरान को भी अपने अंदर जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। और शरीक तौर पे जी बिल्कुल बिल्कुल। मलिक साहब, ये ट्रेजेक्ट्री किस तरफ जा रही है? ये क्या सिनेरियो बन रहा है? इसकी होलिस्टिक पिक्चर क्या है जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त?
और ब्रिगेडियर साहब का ये ख्याल है कि मिडल ईस्ट को इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो इसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जा रहे। चिश्ती साहब का ये ख्याल है कि IRGC, जिस तरह आप भी कहते रहे कि उनके लोग, उनका माइंडसेट डिफरेंट है, पॉलिटिकल जो उनकी फोर्सेस हैं उनका माइंड डिफरेंट है, और फिर मुसाद की इतनी पेनिट्रेशन है कि शायद कुछ पीपल आर कॉलिंग शॉट्स फ्रॉम देयर एज वेल। बट जो इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि मिडल ईस्ट इस सारे सिनेरियो के अंदर अपने आप को कितना डिटैच रख सकेगा या सिर्फ डिप्लोमेसी पे रिलाई कर सकेगा अगर ये कंटिन्यू रहता है प्रोसेस जो हम इस वक्त देख रहे हैं। योर टेक ऑन। जी आदिल भाई, मेरी तरफ से आपको, चिश्ती साहब को, ब्रिगेडियर साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं आपसे एग्री करता हूँ किसी हद तक के, देखिए जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट गल्फ ममालिक ने दिखाया है उनको तो सैल्यूट करना पड़ेगा। आई मीन दे हैव द एबिलिटी टू हिट बैक। ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गल्फ ममालिक ने गुज़श्ता कुछ सालों में अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनको इन्हांस किया है, बहुत स्ट्रांगली इन्हांस किया है। और टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप देख सकते हैं, अभी भी अगर आप देखें जो हमले होते हैं तो 95 to 98% जो होते हैं वो इंटरसेप्ट होकर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको वो फाइट बैक नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्क दिखा रहे हैं। दूसरी बात मैं एग्री करूंगा, देखिए इस तमाम इक्वेशन को समझने के लिए, बल्कि मैं कहूँगा क्वॉगमायर को समझने के लिए एक नुक्ता जो है वो अगर आप समझ सकें तो आपके लिए शायद आसानी हो, और वो ये है कि ब्रिगेडियर साहब जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी आर्मीज बनती हैं वो किसी मुल्क के दिफा के लिए होती हैं। ईरान के अंदर जो IRGC है उसका मकसद इस मुल्क के दिफा के साथ साथ ये भी है कि वो उस रेवोल्यूशन का दिफा करें जो कि उसका फिलॉसफी थी। जब ये 47 ईयर्स पहले वो रेवोल्यूशन आया, न सिर्फ उसका दिफा करें बल्कि उसको एक्सपैंड करें, यानी दिस इज देयर माइंडसेट। और उनके रास्ते में कुछ भी अगर आता है तो वो उसको नहीं मानते। वो MOU जब आया तो मेरी नज़र में तो वो MOU एक ऐसा फ्रेमवर्क पेश कर रहा था जो ईरान को इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ एक कहां से कहां ले जाता, लेकिन क्योंकि वो उनके नज़रिया के खिलाफ है इसलिए उन्होंने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया और ऐसी शिप्स पे हमले कर दिए जो कि बिल्कुल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर थी। यानी एक टैंकर जा रहा है, अगर खुदा ना खास्ता वो किसी रूट पे बदल उसको आपको तहफ़्फ़ुज़ भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं आप उस पर हमले शुरू कर दें। और ये तो ऐसा नहीं था कि मिस्टेक हुई थी, इट वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू अटैक 1 2 3 4 so many tankers and amongst them a tanker of even Qatar। फिर आप देखें कि हुतीज को देखिए आप कि वो सऊदी अरेबिया पे हमलावर हो गए हैं। ये हुतीज हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ये दरअसल उसी IRGC का एक तरफ से आपको मुख्तलिफ उनके ये नोइक हैं जो आप जी नजर आती हैं जो हर जगह, और वो हर तरफ आपको देखते हैं कि इस मसले को उलझाने में उनका एक किरदार है। अभी अगर फ़लस्तीन का मसला हर मुसलमान के दिल के लिए करीब है, हर कोई चाहता है फ़लस्तीनी को आज़ादी मिले, लेकिन ये चीज़ आप बताइए कि फ़लस्तीन के अंदर डिवीजन क्यों क्रिएट हुई? एक PA है जो कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है, लेकिन वहाँ पे हमास कैसे क्रिएट हो गई जो कि एक फ़लस्तीनियन को डिवाइड कर दिया उन्होंने। यानी जब आप एक मूवमेंट आपस में डिवाइड हो जाएगी तो वो कैसे फ्रीडम की तरफ जा सकेगी? कश्मीर स्ट्रगल अगर आपस में डिवाइड हो जाए तो कैसे स्ट्रगल करेंगे? ये तो एक सिंपल बात है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम फ़लस्तीन का दिफा कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप वो इमोशन से बात करेंगे तो आपको शायद वो समझ में आए, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से रैशनली एनालाइज करें इन तमाम मामलात को तो आपके सामने एक जिक्सॉ पज़ल बिल्कुल ओपन हो जाता है। हमने ठंडे दिमाग के लिए आज मलिक साहब आपको इसीलिए इनवाइट किया, आप जरा हमें ठंडे दिमाग से जो है वो समझाएं। अब मैं तो ठंडे दिमाग में रहता हूं। एक चीज मैं ऐड कर दूं साहब, एक चीज मैं अगर ऐड कर सकूं कि वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखिए बिल्कुल आई इंडोर्स व्हाट मलिक साहब, ब्रिगेडियर साहब इज सेइंग। देखिए क्या हुआ कि ओमान पे उनके फॉरेन मिनिस्टर ईरानी के अगले दिन ओमान पे अटैक कर दिया, सीरिया पे अटैक किया जहां पे ऑफ कोर्स वहां पे कोई अमेरिकन बेस नहीं है। तो आई थिंक जहां पे इजराइल को कंडेम करते हैं हम ओरिजिनल सिटीजन हैं और US को करते हैं हम ईरान को हमें देखना चाहिए दो नजरियों से। देयर इज अ प्रॉब्लम इनसाइड ईरान, और जो IRGC के कुछ कमांडर्स हैं, जो मुज़ाक है ऑफ कोर्स, दे आर एक्टिंग अलोन, और जो ईरान को ही सुसाइडल पेडिस्टल पे ले जाना चाहते हैं और वो उन्हीं के अपने मुल्क के दुश्मन बने हुए, उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। एज अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ GCC की सिक्योरिटी, जहाँ से हमारे अबाउट 70% 80% जो है रेमिटेंस आते हैं, जिसकी वजह जो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, बाय द वे $41 बिलियन क्लॉक किए, अनऑफिशियल $9 बिलियन आते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है। और अगर यहाँ पे हमें, और जो हमारा किरदार है आपने देखा ऑफ कोर्स हैज बीन अमेजिंग। आपको पता है कतर ने एक फॉर्मूला दिया था जो रिजेक्ट किया ईरानियों ने, फिर एक ज्वाइंट हुआ पाकिस्तान और कतर का जो कि 10 दिन का मुआहदा है।
डिप्लोमेसी, मीडिएशन ऑफ कोर्स और फैसिलिटेशन, मैं समझता हूँ यही इसका वाहिद हल है जो इसे क्लोज करेगी या रोकेगी। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो किरदार रहा है वो ये सीज़फायर तो एक पार्ट है, जो मोमेंटम ऑफ वॉर हमने रोक दिया वो ही सबसे बड़ी बात है। और फिर एमओयू के बाद जो है, देखिए एमओयू जब आपने साइन कर लिया तो जिम्मेदारी और ओनर्स अमेरिका और ईरान पे है जिन्होंने सिग्नेचर किए हुए हैं, पाकिस्तान पे नहीं है, तो या कतर पे नहीं है। तो जिन्होंने तोड़ा ऑफ कोर्स वो करें, बट यू नो हैट्स ऑफ टू द मीडिएटर्स पाकिस्तानीज एंड कतरीज। और कतरीज पे तो अटैक भी हो गया, उसके बाद जो उनकी एंगेजमेंट है ये मेच्योरिटी शो करती है कि हाउ सीरियस वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस। जी ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।